तो वेलकम है दोस्तों, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के यह वीडियो हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में कैसे पास करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो ऐसे हैं जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। अब उनके लिए डिफ़िकल्ट ये हो जाता है कि जब हम पढ़ने नहीं सकते तो फिर बनाएंगे कैसे। ठीक है, मतलब पढ़ भी लेते हैं तो फिर हिंदी मीनिंग नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उसको कि क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ टेक्निक बता देता हूँ ताकि वो टेक्निक को ध्यान में रख करके आप पासिंग मार्क्स जितना नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक है, पहला टेक्निक, आपको जो है ऑप्शन मिलेगा 4। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये जो ऑप्शन रहेंगे ये और एक होता है कि ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। ठीक है, या फिर बी एंड सी बोथ, या फिर सी एंड डी बोथ, जिसमें दो गो ऑप्शन को लिया जाता है। ठीक है, और एक होता है कि इनमें से सभी, एक होता है इनमें से दोनों। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करने हैं कि पहले जितने ये हैं इनको टिक मार लें। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिना पढ़े मैं कैसे सही करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में तो बोथ ए एंड सी है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। देख रहे हैं बिना बनाए। यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड सी है, ठीक, ए एंड बी, जो कि ऑप्शन सी में है, और यहाँ पर भी राइट आंसर सी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर भी मार देते हैं तो यहाँ पे मेरा गलत होगा। लेकिन कब गलत हो रहा है? जब दो को सही हो रहा है, तीन को सही हो रहा है, पाँच को सही होगा। मतलब अगर आपका 10 को सही होगा ना तो एक को गलत होने की संभावना बनता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 90% करेक्ट होता है, 10% गलत भी होता है। ठीक है, तो इतना गलती आप सह सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर भी डी नंबर आंसर सही है, जबकि डी नंबर में है। ठीक है, उसके बाद और दिखाता हूँ, ऑल ऑफ दिज कहीं कहीं पे होगा। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, नन ऑफ दिज, इनमें से ये ऑप्शन जो है बहुत कम सही होगा। ये वाला ऑप्शन नन ऑफ दिज बहुत कम सही होता है, इसको जल्दी टिक मत लगाइएगा। ठीक है, तो बी एंड सी वाला ऑप्शन टिक लगाइएगा, बी एंड सी, ए और बी, जिसमें दो ऑप्शन हो और एक ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव डी में है और डी नंबर सही है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं तो कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड सी, यहाँ पर भी देखिए ए एंड सी। ठीक है, तो बिना बनाए आप इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे मारते हैं ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे आपका गलत होगा, लेकिन गलती बहुत कम होता है। फिर यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर भी हमारा बी नंबर है, तो यहाँ पर भी गलत होगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे डी नंबर सही है ना। मैक्सिमम में यह आपका फार्मूला काम करेगा, और कभी कभी यह फार्मूला फेल कर जाता है। और भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो जाता है हमारा। आगे देख लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है हमारा और डी नंबर हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ दीज है हमारा और ये नंबर सही है। तो मैं मानता हूँ कि गलती होते हैं, लेकिन मैक्सिमम संभावना है कि आपका सही हो। तो इस तरह से आप अपना स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक हो गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा फिर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यार ये नंबर, मतलब यहाँ पे तो बुक में भी बहुत सारा गलती दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर इस तरह से दोस्तों अगर आपका यहाँ पे देखिए बी एंड सी सही है, बी एंड सी, ए एंड बी में सी नंबर। ठीक है, तो फिर ये डी नंबर देखिए ऑल ऑफ दीज सही है। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला अगर हम 10 को क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज मारते हैं तो मेरा 8 को सही होगा, 2 को या 3 को गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 को क्वेश्चन ऐसा करके मारते हैं, ठीक है, तो मेरा संभावना मैक्सिमम यही है कि 7 को सही होगा या 3 को गलत होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा गलती हुआ तो 6 को सही होगा, 3 को गलती होगा। ठीक है, इसमें संभावना, गलती होने की संभावना बहुत कम है ऐसे ऑप्शंस में। दूसरा क्या करना है, सबसे फर्स्ट आप एग्जाम में गए, जितने क्वेश्चन सकें पहले उनको गोला कर लीजिए। ठीक है, मान लेता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन सक गए, 50 क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में। ठीक है, और आपने 10 को क्वेश्चन को बना लिया। ठीक, 10 क्वेश्चन आपने बना लिया, अब बच गया 40 क्वेश्चन। तो ऑल ऑफ द अबव बी एंड सी करके अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने और भी 10 क्वेश्चन बना लिया, यानी कि कितना क्वेश्चन बना लिया? 20 क्वेश्चन आपने बना लिया। सही। ठीक है, तो आप तो यहीं पास हो गए। फिर
फिर भी आपको क्या करना है, जब आप तुक्का लगाइएगा वो भी मैं टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि सब साम दाम दंड भेद सभी नीति को हमें अपनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आचार्य चाणक्य, ठीक है, फ्रॉम अर्थशास्त्र। तो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बोला है कि हमें सभी नीतियों को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, हमें तुक्का लगाना है। तो जब ये हमारा ओएमआर सीट है, हम तुक्का लगाएंगे तो किसी एक ही ऑप्शन को टिक लगाएंगे। ये दो तरीका करने के बाद पहले जितना क्वेश्चन सही हो गया उसको बना लिए, फिर ऑल ऑफ द अबव और बी एंड सी ये दोनों तरीका अपना लिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे अब हमें तुक्का लगाना है, ठीक है। तुक्का मैं एकदम ये समझ के बता रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, और जब आता है तब तो फिर बहुत अच्छा। तुक्का इस तरह से लगाइएगा कि अगर आप बी ऑप्शन को मार रहे हैं तो बी 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 सब में मारते जाइए, अगर आप सी ऑप्शन को मार रहे हैं तो सी 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 सब में मारते जाइए, अगर आप ए ऑप्शन को मार रहे हैं तो सब में ए मारते जाइए, अगर आप डी ऑप्शन को मार रहे हैं तो सब में डी 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 मारते जाइए, ठीक है। ये मैं उनके लिए बताया जिनको लगभग ना के बराबर इंग्लिश आता है उनके लिए, और जिनको आता है वो तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है, बात ही क्या है। तो देखिए जितना भी मेरे पास टेक्निक है मैंने बता दिया, और एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जितना क्वेश्चन सकते हैं उसको बनाइएगा, फिर ऑल ऑफ द अबव एंड बोथ ए एंड बी और सी वाला ऑप्शन मारिएगा, उसके बाद तुक्का लगाइएगा। ये 3 टेक्निक, ठीक है, और ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ही गोला कीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। तो कोशिश करूँगा आज जितना भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट कर दूँ एक ही साथ। तो हमारा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ जॉब एप्लीकेंट फॉर्म, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से नौकरी आवेदन पत्र के लिए एक प्रकार का प्रकार है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी कि ईमेल जॉब एप्लीकेशन भी आप भेज सकते हैं और ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि वाइल राइटिंग द स्कॉलरशिप फॉर्म विच थिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जब आप एक स्कॉलरशिप का फॉर्म लिखते हैं तो कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो बिना देखे आंसर मिल जा रहा है आपको एक दो में। हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब व्हाट इज योर एम, ठीक है, टू गेन फ्रॉम स्कॉलरशिप। आप स्कॉलरशिप लेकर के क्या कीजिएगा उस पैसे को, ये बताना है। दूसरा है कि मेंशन करना है द कैरियर एंड एजुकेशन गोल, तो आपको अपना कैरियर बताना है और आपको कि सर मैं बिलोंग करता हूँ गरीब फैमिली से और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, इस तरह से बताते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि स्कॉलरशिप फॉर्म मस्ट बी, जो हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है छात्रवृत्ति का फॉर्म, वह कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों वह फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि औपचारिक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पूछा गया है कि डू नॉट यूज जॉब टाइटल दैट आर, ठीक है, यानी कि नौकरी के जो शीर्षक होते हैं हमें उसमें किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए टाइटल में, नौकरी के शीर्षक में हमें बोथ ए एंड बी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि मिसलीडिंग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गुमराह कर रहे हैं आप, हैं मिसलीड कर रहे हैं जी गुमराह किया रे ये गाना है ना, तो फिर गुमराह नहीं करना है। और दूसरा है हमारा जो है आपको अस्पष्ट नहीं बताना है, मतलब क्लियर बताइए क्यों ले रहे हैं, ठीक है, जॉब आप क्यों करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि अ सिग्नेचर इज डन इन कवर लेटर। कवर लेटर किसको बोलते हैं, जब आप एक जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखते हैं तो उसको कवर लेटर कहा जाता है, ठीक है। तो कवर लेटर में हस्ताक्षर किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, एट द एंड, ठीक है, जब हमारा कवर लेटर लिखा हुआ हो जाता है तो एंड में यानी कि लास्ट में हम लोग कवर लेटर का यूज करते हैं सिग्नेचर में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द फाइनल सेक्शन यू शुड टेल द एम्प्लॉयर, ठीक है, इन द फाइनल सेक्शन यू शुड टेल द एम्प्लॉयर, यानी कि अंतिम भाग में आपको नियोक्ता को बताना चाहिए। तो क्या बताना चाहिए नियोक्ता को, तो हमको बताना चाहिए क्लोजिंग रिमार्क, ठीक है, यानी कि जब हम लोग समाप्त कर देते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आप टिप्पणी दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू, यानी कि आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए कैसे फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अथॉरिटी, ठीक है, प्राधिकरण के द्वारा आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट में आप सबमिट कर सकते हैं, तीनों जगह पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है द एप्लीकेशन फॉर
लीव शुड बी विथ, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर लीव शुड बी विथ यानी कि छुट्टी के लिए जब आप एक आवेदन पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार का होना चाहिए। तो आपका जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि हाँ भाई मैं घर जा रहा हूँ, क्या है के लिए, तो मुझे घर घूमने का मन कर रहा है लेकिन ऐसा लिखने से देखा जेन्युइन अगर रीज़न दिया सर मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ और अपना गांव जाके घूमना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत गांव का हालचाल लेना चाहता हूँ, जायजा लेना चाहता हूँ, तो मुझे कृपया 5 दिनों की छुट्टी दें बोलेगा गाँव घूमेगा, काहे नहीं घूमूंगा, आपके बाप का गाँव है ऐसा लिख पाइएगा। चलिए नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो जेन्युइन बोला जाता है, नाम मात्र का जेन्युइन होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन शुड बी हैव यानी कि जो आवेदन होना चाहिए कैसा होना चाहिए। हमारा आवेदन दोस्तों एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, ठीक। और इसमें हमारा नेम एप्लीकेंट भी होना चाहिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। ये सभी मेंशन होने चाहिए यानी कि बी, ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द मिसिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक शब्द है जो कि लुप्त हो गया है उसको बताना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आई एम राइटिंग विथ माई एप्लीकेशन, ठीक है, मैं अपने आवेदन के साथ लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रिगार्ड को छोड़ दिए हैं, यहाँ पे होगा कि आई एम राइटिंग रिगार्ड विथ माई एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि सम्मान, रिगार्ड मतलब होता है सम्मान, मैं अपना एप्लीकेशन सम्मान के साथ लिख रहा हूँ, राइटिंग विथ रिगार्ड, ठीक है, आई एम राइटिंग विथ रिगार्ड टू माई एप्लीकेशन, इस तरह से होगा। नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ यू आर राइटिंग अ जॉब, इफ़ यू आर राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन लेटर बट यू हैव नॉट गिवन अ नेम, ठीक है। मान लीजिए कि यदि आप एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं और लेकिन आपने जो है अपना नाम देना या फिर नाम का जो मोबाइल नंबर है वो देना भूल गया है, ठीक है, या फिर छोड़ दिए हैं जान के। तो फिर पूछ रहा है कि हाउ वुड यू साइन ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप अपने आवेदन पर हस्ताक्षर कैसे करेंगे, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आप वहाँ पे लिखिएगा योर फेथफुली, ठीक, योर चीर नहीं लिख सकते हैं आप, या फिर योर सिंसरली भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आपको लिखना होगा योर फेथफुली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये सब भी लिखेंगे फिर भी काटेगा नहीं हुआ, ठीक है, वो अगर आप ये दोनों का भी यूज करते हैं, तीनों का भी यूज करते हैं, फिर भी आपका नहीं काटेगा, लेकिन ज़्यादा सूटेबल आपका योर फेथफुली होगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, ठीक, व्हाट इन्फॉर्मेशन माइट यू नीड, ठीक है। तो जब आप एक औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपको किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको जो जानकारी की आवश्यकता होती है उसमें डेट चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए कि आपसे वो संपर्क करेगा तो कैसे करेगा, और फिर नेम चाहिए आपका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड वे टू पंक्चुएट, एक मिनट यार, नाक में ना थोड़ा सा खारिश होने लगता है कभी कभी, आप लोग कभी लुत्ती वगैरह बढ़ जाता है, लुत्ती समझते हैं लुत्ती। क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड वे टू पंक्चुएट द सिचुएशन, ठीक है, सॉरी सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन ऑफ द एप्लीकेशन लेटर, और ब्रैकेट में है कि एंड फॉर दैट मैटर एनी बिजनेस लेटर एड्रेस टू मिस्टर रमेश, या फिर किसी का भी नाम दे सकते हैं, रमेश कुमार, या फिर एनी अदर नेम, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नीचे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा श्री जो भी है रमेश कुमार को संबोधित करके आपको बताना है कि आवेदन पत्र, ठीक है, और उसके अभिवादन में आप विराम चिन्ह का जो प्रयोग है किस तरीके से करिएगा वो चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो पंक्चुएशन सॉरी पंक्चुएट या फिर पंक्चुएशन जो भी बोलिए, पंक्चुएट सैल्यूटेशन का यूज कैसे करना है आपको, ठीक है, और किस जगह पे करिएगा वो चीज़ पूछा गया है। तो देखिए आप बोल सकते हैं कि डियर सर, ठीक है, क्या बोलिएगा, डियर सर या फिर डियर मैम, DEAR, इसमें भी तो डियर है यार, DEAR, DEAR सर, DEAR डियर सर, डियर सर, सब में तो वही है ये ऑप्शन ही सब में एक ही है, तो ठीक है। तो आप किसी को भी मारिए आपका सही ही होगा,
ABCD सब में सही है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएंगे हर एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन शुड यू सेंड अ जॉब एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। जब आपको नौकरी का आवेदन पत्र भेजना होता है तो आप कैसे भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि एवरी टाइम यू सेंड आउट योर रिज्यूम, ठीक है। यानी कि हर बार जब आप अपना बायोडाटा भेजते हैं उसी के थ्रू आप इसको भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच टाइप ऑफ लेटर इज नॉट लाइकली टू फॉर्मल। तो इनमें से कौन सा एक जो पत्र है वह औपचारिक होने की संभावना नहीं रखता है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईमेल टू अ फ्रेंड। जब आप अपने एक फ्रेंड को ईमेल करते हैं, वैसे करते हैं, मैं करता हूँ कभी कभी, लेकिन हाँ वैसे ही दोस्तों को जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, जॉब वगैरह में है, सर्विस वगैरह में है, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, तो उनसे दोस्तों को बहुत ज़रूरी हो जाता है तो मैं ईमेल करता हूँ, ठीक है। या फिर जिन्हें मैं फॉर्मल बात करता हूँ, जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं ईमेल का। ईमेल का यूज कब करते हैं, जब हमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सीरियसली बात करना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। जब आप अपने एक दोस्त को ईमेल करते हैं तो यह एक आपका फॉर्मल नहीं होता है, वहाँ पे सब कुछ हर प्रकार के वर्ड का प्रयोग करते हैं आप लोग ना। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन राइटिंग अ लेटर व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर लेआउट, ठीक है। यानी कि जब एक आप पत्र, क्या बोलेंगे इसको, कि व्हेन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि व्हाट इज अनदर वर्ड लेआउट, यानी कि पत्र लिखते समय जो लेआउट होता है उसके लिए दूसरा वर्ड क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग लेआउट के जगह पे हम लोग फॉर्मल यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। उसका जो लेआउट रहता है उसका फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेआउट। आपको तभी समझ में आएगा जब आपने थोड़ा सा कंप्यूटर यूज किया होगा, ठीक है। कंप्यूटर यूज नहीं किए हैं तो फिर लेआउट नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ आर्टिकल। अब देखिए हमारा आर्टिकल में एंटर कर चुके हैं और ए एन द आपने पढ़ा होगा, ए एन और द ये हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है। ए एन द इन्फिनेटिव आर्टिकल और इन्फिनेटिव आर्टिकल आपने पढ़ा होगा डिटेल में थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो हमें डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं है मेन चीज़, ठीक है। ज़रूरत तो है भाई। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे कि व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ आर्टिकल, ठीक है। यानी कि किसी लेख का जो शीर्षक होता है उस पर क्या लिखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल का जो शीर्ष होता है उस पर हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी वो वाला आर्टिकल नहीं है, ग्रामटिकल वाला, यहाँ पे आर्टिकल शीर्षक वाला है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल में हम लोग हेडिंग या टाइटल उसको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो आपको इस तरह से भी कहीं पे अगर देखने को मिल जाए कि हेडिंग प्लस स्लैश वगैरह, जैसे यहाँ पे हेडिंग दिया है फिर स्लैश देके टाइटल दिया है, तो ऐसा ऑप्शन भी अगर आपको कहीं पे मिल जाए और अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो उस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि किसी लेख के शीर्ष के ठीक नीचे क्या होना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग शीर्षक होता है लिखते हैं उसके ठीक नीचे बाय लाइन होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पैराग्राफ्स शुड बी देयर इन अ आर्टिकल, ठीक है। यानी कि एक आर्टिकल जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें कितने पैराग्राफ होने चाहिए। तो देखिए उसमें 3 या 4 पैराग्राफ होने चाहिए, 3 to 4 पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ये जनरली आपका एक अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा क्या बोलेंगे तत्व है जो आर्टिकल का भाग नहीं है। तो देखिए यह आर्टिकल का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये हमारा सरकारी ऑप्शन इसको बोलते हैं। सरकारी ऑप्शन जहाँ मिलेगा मार दीजिए उसका। तो इसको डेट होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल में डेट होना चाहिए, सैल्यूटेशन होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर्टिकल। तो डेट एलिमेंट नहीं होता, सैल्यूटेशन भी एलिमेंट नहीं होता और सब्सक्रिप्शन में एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि तिथि, सैल्यूटेशन मतलब हम लोग जो नमस्कार वगैरह करते हैं आदर, ठीक है, वो ये हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन मतलब होता है सदस्यता लेना, ठीक है। प्रीमियम लेते हैं ना आप लोग, यूट्यूब प्रीमियम, अमेजन प्रीमियम, क्या क्या होता है, फ्लिपकार्ट का प्रीमियम नहीं होता शायद, और क्या होता है,
नेटफ्लिक्स ना। नेक्स्ट है, मैंने कभी ये सब प्रीमियम वगैरह नहीं लिया है कभी, और मूवी कभी वगैरह देख लेता हूँ अगर जैसे महीना में एक आध बार, तो मैं जाता हूँ और वो क्या होता है आपका टेलीग्राम, वहाँ से खोज खोज के डाउनलोड करके देख लेता हूँ, चाहे कोई भी वेब सीरीज हो चाहे मूवी हो। पैसा दे के मूवी देखेंगे भाग बुड़बक। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी लेख का जो पहला पैराग्राफ है किसके बारे में होना चाहिए। तो देखिए कंजक्शन होता है उसमें, यानी कि कंजक्शन आप लोग पढ़े हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो वही कंजक्शन का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि ऑन विच पैरामीटर्स इज आर्टिकल राइटिंग एसेड डैश। तो क्या पूछा गया है इसमें कि लेखन का मूल्यांकन अगर आपको करना है तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्ट ध्यान में रख सकते हैं आप, कंटेंट की उसमें जो कंटेंट दिया गया है, सामग्री दिया गया है उस वह कैसा है। ठीक, फिर बोला गया है कि फ्लुएंसी एंड फॉर्मेट होना चाहिए आपका, कि प्रवाह और प्रारूप कैसा है। फिर एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि जो हम लोग अभिव्यक्ति करते हैं उसका तरीका कैसा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंड। ठीक है, हाउ शुड बी एन आर्टिकल बी एंड, यानी कि किसी लेख को हम लोग कैसे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विथ अ सूटेबल कंजक्शन, यानी कि हम लोग जब उसको समाप्त करते हैं तो एक अच्छा सा शीर्षक दे देते हैं ना, वही बोलिएगा ना, या फिर कंजक्शन वर्ड को कंजक्शन और क्या बोलिएगा। चलिए जो भी है, अगर आप मुझसे अच्छा हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से इसको पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश का महारथी नहीं हूँ यार। ठीक है, मैं सोशल साइंस में अच्छा हूँ, इंग्लिश में मीडियम हूँ। नेक्स्ट है कि पिक द इवन वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब हम लोग उसको आर्टिकल को क्या बोलेंगे, अनुच्छेद, जैसे कि संविधान का अनुच्छेद होता है, कि अनुच्छेद लेखन में या फिर अनुच्छेद जब हम लोग लिखते हैं तो उसके संबंध में एक समय को चुनें। ठीक है, और इसको हम लोग क्या चुनेंगे, तो टाइटल उसका हो जाएगा, आर्टिकल का टाइटल या फिर हेडिंग। मैंने बताया कि जब आपको स्लैश का ऑप्शन दिख जाए तो मैक्सिमम संभावना है कि वही आपका सही होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन राइटिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, यानी कि किसी लेख को जब हम लोग रोचक तरीके से लिखेंगे, इंटरेस्टिंग लिखेंगे, रचनात्मक तरीके से, ठीक है, तो उसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए तब हम लोग जोड़ सकते हैं यहाँ पे कोटेशन, और यहाँ पे हमारा एस्थेटिक्स भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, नाइदर ए एंड बी, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसको नहीं देना है। आपको अक्सर चुनना है कि इनमें से सभी या फिर इनमें से दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये क्या पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए टाइम भी होने लगा तो मैं बस यहीं पे एंड कर देता हूँ और आगे नहीं बढ़ूँगा। पूछा गया है कि जब हम लोग लेख लिखते हैं, ठीक है, तो उस समय जो आवाज़ का अनुपात होता है हमारा, वॉइस का अनुपात, वॉइस आवाज़ इसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वॉइस जो होता है हमारा, ठीक है, वह कैसा अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, देखिए वो हमारा अनुपात में होना चाहिए 70-30 का अनुपात में। ठीक है, मतलब जब आप कुछ अच्छा चीज़ बोल रहे हैं तो 70% होना चाहिए पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव आपका 30% होना चाहिए। समझ गए? आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यार, तो टाइमिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और देखिए मैं अब दे ही देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का 9 बजे से एग्ज़ाम है और बहुत से का 1 बजे से। तो जिनका भी एग्ज़ाम है आप सभी को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, अब जो भी पढ़ने सकते हैं, जैसा भी पढ़ने सकते हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है, ठीक है, अच्छे से, तो आप डेली सुबह 5 से 6, बस 5 से 6 एक वो नियम बना लीजिए कि 5 से 6 मेरा ट्यूशन है भाई, मुझे जाना है, कोचिंग है मेरा। ठीक है,
और बस 5 से 6 एगो लूसेंट का बुक लीजिए। लूसेंट इंग्लिश वाला देखें ना, लूसेंट जो इंग्लिश ग्रामर होता है, ठीक है, वो उठाइएगा और लूसेंट इंग्लिश ग्रामर को पूरा पढ़ जाइए, पूरा डेली एक पैराग्राफ पढ़िए। आपका सोशल साइंस भी मजबूत हो जाएगा और आपका पढ़ने में फ्लुएंसी भी आ जाएगा। और जब पढ़ जाइएगा तो प्रत्येक दिन आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 वर्ड लिखना है, याद हो चाहे ना हो, 5 वर्ड हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। आप डेफिनेटली अगर आप ये तरीका 1 साल तक करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ नहीं रहूँगा, आप मुझसे भी बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। क्योंकि मैं भी ये रोल कुछ दिनों तक मात्र फॉलो किया था, ठीक है, जस्ट लाइक 2 मंथ। अब लेकिन फिर से मैं फॉलो करूँगा इसको यार, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की। फ़ॉरेन वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर आपको भारत में भी अच्छा खासा रोल प्ले करना है अपने लाइफ में, ठीक है, तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा तजुर्बा दीजिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यह धीरे धीरे ग्लोबल लैंग्वेज बनता जा रहा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी मातृभाषा मत बोलिए, नहीं, मैं अभी भी मातृभाषा बोलता हूँ, खोरठा की समझ लिया रे बाबू ने, ठीक है। तो खोरठा भाषा हमू बोलिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मातृभाषा को दरकिनार कर दूं और केवल इंग्लिश या हिंदी में बात करूं, नहीं दोस्तों। हमें अपना रीजनल लैंग्वेज को कहीं भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इंग्लिश को दरकिनार कर दें। मेरा कहना यह है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। अपना गांव में रीजनल लैंग्वेज बोलिए, जैसे मैं अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ हमेशा रीजनल लैंग्वेज में ही बात करता हूँ, ठीक है, खोरठा में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और 3 तरीका का फॉलो कीजिएगा, मैंने बता दिया है तरीका क्या क्या है, ठीक है ना। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।